नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका फेवरेट नंबर 1 शो बिग बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ मुकेश राजपूत। सुना था, देखा था कि सियासतदान अपनी सियासी बिसात को वक्त दर वक्त अपने मुफीद बदलते रहते हैं। सियासतदान अपने नफा और नुकसान की बात करते हैं, लेकिन शायद ये पहली बार है कि इतिहास को अपने मुफीद बनाने की वकालत हो रही है। हरियाणा के इतिहास के कुछ पन्ने बदल दिए गए हैं। अब देश के इतिहास को बदलने की भी तैयारी हो रही है। सीधे कहें तो हरियाणा की खट्टर सरकार को अकबर के महान होने पर ऐतराज है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को आजादी दिलाने वालों में पंडित नेहरू को शुमार करने पर भी ऐतराज है। बच्चों को हरियाणा का गौरव पढ़ाने पर ऐतराज है। सवाल कई हैं। बिग बुलेटिन की बिग डिबेट में आज हम इन्हीं सवालात का जवाब तलाशने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन सबसे पहले देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट, जिसके मार्फत हम खुद भी समझेंगे और आपको भी समझाने की कोशिश करेंगे कि बिग बुलेटिन की बिग डिबेट का ये मौजू आज हमने रखा क्यों है। मेरा बड़ा सीधा कहना है, इस महान भारत का अब तक का इतिहास गजनी की संतानों ने लिखा है। इसको बिल्कुल बदलने की जरूरत है। ये गजनी की संतानों द्वारा लिखा हुआ इतिहास हमें किसी भी कीमत के ऊपर मंजूर नहीं है। वाह विधायक जी वाह, अब तो इतिहास भी बदला जाएगा। सुना था हुकूमतें बदलती हैं तो मुल्क की शक्लो सूरत बदलती है, लेकिन आपकी हुकूमत में तो इतिहास बदलने की तैयारी हो रही है। आज सब कुछ छोड़ आपकी सरकार, आपके नेता, आपके मंत्री ये साबित करने में लगे हैं कि अकबर और महाराणा प्रताप में महान कौन था। इतिहास में लिखा गया कि अकबर द ग्रेट, अकबर महान। अगर अकबर महान है तो महाराणा प्रताप, जिसने मातृभूमि के लिए, देश के लिए अपना सब कुछ निछावर कर दिया और सारी जिंदगी वो अकबर के खिलाफ लड़ा, तो फिर वो क्या है। वाह मंत्री जी, क्या खूब इतिहास को रेदने में लगे हैं आप और आपकी सरकार। आपके मुखिया मनोहर लाल तो दिल्ली में अकबर रोड का नाम बदलने की भी सिफारिश कर चुके हैं। बात अकबर की ही नहीं है, पंडित नेहरू पर भी बीजेपी को बड़ा ऐतराज है। नेहरू ने भी अपने जो इतिहास लिखा है हिंदुस्तान का, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, उसमें भी बहुत सारी बातें गलत बताई गई हैं। और एक बार तो विनोबा भावे जी ने भी उसको पॉइंट आउट किया था। तो काफ़ी कुछ गलत, क्योंकि पंडित जवाहरलाल नेहरू के ऊपर तो अंग्रेज़ों का बहुत ज़्यादा असर था। तो सारे सरोकारों को छोड़ मनोहर के मातहत बस इतिहास की बात कर रहे हैं। और हरियाणा में तो कुछ लोगों के नाम मिटाने की कवायद भी शुरू हो गई है। यहाँ चौथी और 5वीं कक्षा की किताबों से सर छोटू राम, चौधरी देवीलाल, बंसीलाल और रणबीर हुड्डा की जीवनियों को हटा दिया गया है। ईटीवी न्यूज के लिए अंबाला से आशीष अग्रवाल की रिपोर्ट। इधर सरकार के कुछ मंत्रियों ने इतिहास बदलने की ख्वाहिश क्या बयां की, उधर विपक्ष ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलने की तैयारी कर ली है। इतिहास से छेड़छाड़ करने को लेकर इनेलो और कांग्रेस सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरने का मन बना चुकी है। हरियाणा की हुकूमत ने हरियाणा के गौरव से छेड़छाड़ की तो प्रदेश की सियासत में खलबली सी मच गई है। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की किताबों में इतिहास के कुछ पन्ने बदले गए तो अतीत पर आज का सियासी युद्ध छिड़ गया। इनेलो ने सरकार के इस फैसले को गलत ठहराया है और आंदोलन करने की चेतावनी दी है। आज भी जहाँ कहीं किसान की बात आती है तो सबसे पहले सर छोटू राम दीनबंधु का नाम आता है। उनका नाम उस पाठ्यक्रम में था, वो हटा दिया। उसके साथ साथ चौधरी देवीलाल का उसमें नाम था, जिन्होंने हरियाणा प्रदेश को अलग प्रदेश बनाने के लिए
एक अथक प्रयास किया था। उसके साथ साथ हमारे एक मुख्यमंत्री होते थे राव वीरेंद्र सिंह, उनका नाम भी उसमें रखा हुआ था। चौधरी बंसीलाल का नाम था, जो 15 साल हमारे प्रदेश के अलग प्रदेश बनने के बाद मुख्यमंत्री रहे थे। उधर कांग्रेस भी इस फैसले को लेकर रणनीति बना रही है कि कैसे विरोध किया जाए, कैसे सरकार को घेरा जाए कि वो बैकफुट पर आ जाए। ये झिलमिल 5 पुराने वाली ये 5वीं की ये हिंदी की पुस्तिका है। इसमें ये हटा दिए छोटू राम जी का, रणबीर हुड्डा जी का, देवीलाल जी का और बंसीलाल जी का, इसके साथ साथ राव वीरेंद्र सिंह जी का तमाम। मैं समझता हूँ कि ये करके जो आपका सवाल था, वर्तमान सरकार को क्या हासिल हो रहा है ये किसी की समझ से परे है, क्योंकि ये हरियाणा का इतिहास है, इसको कोई झुठला नहीं सकता। बहरहाल सरकार ने विपक्ष को हल्ला बोलने का एक और मौका दे दिया है। अब सड़कों पर फिर विपक्ष के शोरगुल सुनाई देंगे, लेकिन सवाल ये है कि सब कुछ छोड़ इतिहास पर राजनीति क्यों हो रही है। ईटीवी न्यूज के लिए गुड़गांव से नीरज के साथ चंडीगढ़ से अंकित दूदानी की रिपोर्ट। तो इन रिपोर्ट्स के माध्यम से आपने देखा कि हरियाणा की जो पाठ्य पुस्तकें हैं उसमें से अब कुछ नाम गायब होंगे और इन नामों को लेकर चाहे इनेलो हो, कांग्रेस हो, वो अपनी आपत्ति जता रही हैं। वहीं पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार इन पर अपने तर्क दे रही है। हमारे साथ रण सिंह मान साहब हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता के तौर पर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ प्रोफेसर गुरमीत हैं, हमारे पत्रकार भाई और विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ रहेंगे। रविंदर ढोल साहब इनेलो का पक्ष रखेंगे और प्रोफेसर राजीव लोचन जी हैं, आप इतिहासकार हैं और कई राज्यों में जब पाठ्यक्रम की पुस्तकें में चयन होता है कंटेंट का तो उसमें आपकी अहम भूमिका रही है। और जवाहर यादव साहब भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के तौर पर सरकार का पक्ष हमारे साथ रखेंगे। तो शुरुआत हम आज रण सिंह मान साहब से करते हैं। मान साहब, आज कांग्रेस काफ़ी खफा है इस फैसले से। आपके जो नेतागण हैं उनके नाम पाठ्यक्रम से हटा दिए गए हैं, इतिहास की किताबों से अब उनके नाम गायब हैं। नहीं केवल हमारी पार्टी से जुड़े लोगों के नाम हटाए जाने की बात है। हरियाणा से जो जुड़े हुए लोग हैं, जिनका योगदान है हरियाणा में किसी न किसी रूप में, और हरियाणा गौरव के नाम से जो एक चैप्टर में इन सब के बारे में बताया हुआ है। और ये हरियाणा के बच्चों को, जो भावी पीढ़ी है, उनको ये जानने का हक है कि जिस प्रदेश से हमारा ताल्लुक़ है उसमें कौन कौन लोग जो हैं वो उन्होंने कंट्रीब्यूट किया, योगदान दिया। तो ये समझ से बाहर है कि भारतीय जनता पार्टी को किस बात से तकलीफ़ है। यदि कोई ऐसा रहेगा जिसका योगदान है और अभी तक जिसका आना नाम ज़रूरी था, जिसको बच्चों के लिए जानना ज़रूरी था, उनके नाम को आप जोड़ सकते हो। लेकिन आप उन सब के नाम जो हरियाणा की एक तरह से प्रादेशिक अस्मिता से जिनका नाम किसी न किसी रूप में जुड़ा हुआ है, आप उनको एक सिरे से सबको जो है हटाते हो, तो ये कोई अच्छी परंपरा नहीं है। ठीक है, आप 4th क्लास में एक चैप्टर में आपने राष्ट्रीय नेताओं को शुमार किया, अच्छी बात है। बच्चों को राष्ट्रीय नेताओं के बारे में, भावी पीढ़ी को जो राष्ट्रीय नेता हैं उनके बारे में जानने का हक है, तो अपने प्रदेश के जो नामी हस्तियां हैं उनके बारे में भी उतना ही जानने का है। मतलब आपका कहने का तात्पर्य ये है कि जो नाम थे उनको कम से कम रखा जाता, उसमें अगर कोई नई एडिशन आप करना चाहते तो वो कर लेते। रविंदर ढोल जी, आप क्या कहेंगे? देखिए मुकेश, एक बात बिल्कुल स्पष्ट रूप से मानिए कि भारतीय जनता पार्टी का यह कदम ना तो लोक हितकारी है और ना ही इसे किसी भी तरीके से हम सही कह सकते हैं। जैसे मैं मंत्रियों के इनके बयान सुन रहा था, विधायकों के, आप इस बात को समझे कि भारतीय जनता पार्टी का स्वयं का तो कोई इतिहास है नहीं, ना आज़ादी के लिए कभी कोई कार्य किया, आज़ादी के बाद इन्हें कोई कार्य नहीं किया। अटल बिहारी वाजपेयी जी के बाद में, उनके आने के बाद में इनकी सरकार सबसे पहले बनी। तो यह स्पष्ट रूप से जो है भविष्य के भारत को यह दिखाना चाहते हैं कि भारत जो है भारतीय जनता पार्टी से पहले कभी था ही नहीं।
ये बिल्कुल इस बात के ऊपर केवल ही हरियाणा में तो चल नहीं रहा है, राजस्थान में भी चल रहा है, हर जगह पे चल रहा है। हरियाणा के अंदर मुझे ये समझ में नहीं आता, जब हरियाणा गौरव है, हरियाणा के गौरवशील जितनी भी हस्तियां हैं, बड़ी हस्तियां हैं, क्यों नहीं हरियाणा के बच्चे उनका नाम पढ़ेंगे? मैं इस प्रश्न को भारतीय जनता पार्टी से पूछना चाहूंगा कि क्यों उनके नाम हरियाणा नहीं पढ़े, किस लिए बच्चों को ना पता लगे कि हरियाणा के लिए जिन लोगों ने कार्य किया वो कौन थे, उन्होंने किस प्रकार के कार्य। बहुत छोटा सा चैप्टर है, कोई बहुत बड़ा चैप्टर भी नहीं है, ये भी नहीं कह सकते कि पूरा सिलेबस हमको चेंज करना पड़ रहा है। इतने छोटे से चैप्टर को बाहर निकाल करके भारतीय जनता पार्टी कौन सी मानसिकता का वो दे रही है? जी चलिए, भारतीय जनता पार्टी से इसका जवाब लेते हैं। हमारे साथ खुद मौजूद हैं जवाहर यादव साहब। यादव साहब, क्या लॉजिक है जो ये इतिहास के पन्नों में से इन नामों को हटाया गया है, चाहे वो चौधरी देवीलाल का है या बंसी लाल का है या छोटू राम का है या हुड्डा साहब का है, क्यों हटाया गया? इसके पीछे तर्क क्या है? एक तो पहले तो मैं ताज्जुब होता है, मेरे मित्र ने आइनली ने बात की कि भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि जब तक वो सरकार में नहीं आई थी, इससे पहले भारत का कोई इतिहास नहीं था। एक विषय इन्होंने कहा। दूसरे लोग हम पे आरोप लगाते हैं कि ये वो लोग हैं जो राम की पूजा करना चाहते हैं, ये वो लोग हैं जो महाराणा प्रताप को लेके आना चाहते हैं। तो आप एक पक्ष का आरोप लगा लीजिए, आप भूत के भी हम पर आरोप लगाते हैं और वर्तमान के भी लगाते हैं, तो आपकी बातें खुद अपने आप में कट जाती है। अब आपने कहा कि बदलाव क्यों हुआ? ये नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क है 2005, जिसके तहत ये हुआ कि शिक्षा में ये परिवर्तन कराया जाए। जैसे पहले हम गिनती 1 2 3 से कराते थे, मैथ में भी ये बदलाव हुआ। वो कहते हैं 1 2 3 से नहीं, अब आप 4 ताले ले लीजिए, 4 चाबी ले लीजिए, बच्चों को खेल खेल में सिखाइए। और जो चाइल्ड ओरिएंटेड चीजें हैं, बच्चों को केंद्र रख के, पहले टीचर केंद्रित चीजें होती थी, अब बच्चे केंद्रित चीजें किए। और ये मैं नहीं कह रहा, ये जो बदलाव हुआ ये एनसीईआरटी के लोग उसमें एक्सपर्ट बैठे, एससीईआरटी के बैठे, और जो फ्रीलांसर होते हैं, जो फील्ड के लोग होते हैं, जो अनुभवी लोग होते हैं, जो फील्ड में जाते हैं, उनके सुझाव के आधार पर यह बदला। आप कह रहे हैं कि बदल दिया गया, किस लिए बदल दिया गया? आज के संदर्भ में अगर बात करें, आपने राव वीरेंद्र का नाम लिया, उनके बेटे मोदी जी की सरकार में कैबिनेट मंत्री है। आपने सर छोटू राम का नाम लिया, उनके नाती मोदी जी की सरकार में कैबिनेट मंत्री है। यानी कि ये सरकार भेदभाव रहित काम करती है। वैसे तो ये हमारा काम नहीं है, क्योंकि निष्पक्ष एजेंसी एनसीईआरटी एससीईआरटी उन लोगों ने मिलकर बनाया है, तो हम पे तो ये आरोप नहीं होता कि हम आप पे जो आरोप लगते हैं ना जी, वो इससे बड़े बड़े आरोप लग रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार पे कि आप जो शिक्षा का भगवाकरण करना चाहते हैं। ये आरोप आप पे लगातार लड़ता रहता है। दूसरा, हम आपसे सीधा सीधा ये सवाल पूछ रहे हैं, किसके नाती या किसके बेटे मोदी सरकार में मंत्री हैं या उस सरकार में अपनी भूमिका निभा रहे हैं? ये जो 4 नाम थे, इनसे हरियाणा की पहचान रही है। हमें कांग्रेस से कोई हमें हमदर्दी नहीं है, ना इनेलो वालों से है। जैसे भजन लाल हो गए, भजनलाल जी का नाम नहीं था उसमें। हाँ, उसमें नहीं था। बंसी लाल हो गए, ठीक है, देवीलाल हो गए, इनके नाम अगर उसमें चलते रहते तो उसमें बुरा क्या था? हाँ, उसका अंतर ये था कि जो बताया गया उसमें ये 2005 कह रहा है, 2005 यानी कि कांग्रेस की सरकार का ये वो है, वो कह रहा है कि बच्चों को उसमें डाला उन्होंने, स्वच्छता कैसे बच्चों को मिलनी चाहिए, पर्यावरण को कैसे है, वो वहां पर ऐड हुआ है। परंतु जब आपके पूर्व मुख्यमंत्रियों की बात होगी तो उसमें चौधरी देवीलाल जी का भी नाम आएगा, उसमें राव वीरेंद्र का भी नाम आएगा, उसमें भजनलाल जी का भी नाम, जितने पूर्व मुख्यमंत्री हैं। जब इतिहास की बात होगी आजादी में, तो आजादी के जो लोग होंगे उनमें उनका नाम आएगा। यहाँ तो व्यक्ति बच्चे केंद्रित, बच्चे खेल खेल में कैसे चीजें सीखे। जैसे कि अब मैथ के बारे में भी खेल में खेल कर रहे हैं। नहीं, खेल आप इसको सुनिए, खान पान, उसमें हरियाणा का खान पान कैसा है, हरियाणा का कल्चर कैसा है, हरियाणा की वेशभूषा कैसी है, उसमें हरियाणा को दर्शाया गया है। उसके जगह जो एक पाठ आया उसमें हरियाणा के खान पान की तुलना तो की ये यानी कि हरियाणा के संदर्भ में बात की गई है। खान पान के चक्कर में आपने चौधरी देवीलाल, सर छोटू राम, इन सबको निपटा दिया। मुख्यमंत्री का उसमें आएगा। नहीं, अब देखिए आप चीजों को नहीं, मुख्यमंत्री का जिक्र, मुख्यमंत्री का जब इतिहास पढ़ेंगे उसमें आएगा भारत के, हरियाणा के निर्माण में है कि इतिहास। जब आप स्वतंत्रता संग्राम का इतिहास पढ़ेंगे उसमें स्वतंत्रता है, उन किताबों में है। हमने भगवाकरण किया, मैं बताता हूँ कैसे किया। हमने किया भगवाकरण कांग्रेस की सरकार में, और आईएनएलडी में भी कभी ये कहने का साहस नहीं हुआ। इन्होंने कहा कि भगत सिंह आतंकवादी है, सालों साल पढ़ाते रहे, हमने उनके आगे से आतंकवादी हटाए। ये भगवाकरण है तो हम समझ स्वीकार करते हैं कि हमने भगवाकरण किया है। अगर महाराणा प्रताप का विषय आता है, आप इसको धर्म संप्रदाय से जोड़ते हैं, मैं कहता हूं अकबर की तुलना महाराणा प्रताप से कैसे हो सकती है। मैं तो कहता हूं कि जो मराठों की तरफ से मराठा के सेनापति थे इब्राहिम खान गारदी, वो देश का इतिहास है।
जिसने इस एक आक्रमणकारी चलिए और एक देश को बचाने वाला व्यक्ति की तुलना आप कैसे कर सकते हैं? आप सभी को मैं इस तरीके से लेता हूं दर्शकों के पॉइंट ऑफ व्यू से कि आप 3 राजनीतिक पार्टी के प्रवक्ता थे, अपने अपने हिसाब से आपने अपने बयान दिए। प्रोफेसर राजीव लोचन, आप क्योंकि इतिहासकार हैं और इतिहास में जो बच्चों का पाठ्यक्रम है उसको जब चूज किया जाता है, अब जाहिर है कि जवाहर यादव साहब ने भी कहा कि इसमें तो एनसीईआरटी, फ्रीलांसर्स वो काम करते हैं, तो किन चीज़ों का ध्यान रखा जाता है और ये जो लोग फ्रीलांसर के तौर पे या सरकार के नुमाइंदे के तौर पर उस सिलेबस को बनाते हैं, तो आप कौन कौन सी चीज़ों का ध्यान रखते हैं और ये जो हरियाणा में हुआ ये ठीक हुआ गलत हुआ, आप कैसे देखते हैं पर्सनली? देखिए, हरियाणा में जिस तरह से अभी बदलाव लाए गए हैं ये तो हरियाणा वाले तय करेंगे, उनके जो शिक्षाविद है वो तय करेंगे। पर एक चीज़ ज़रूर है कि जब हम स्कूल में बच्चों से बात करते हैं तो हम स्कूल के बच्चों को ऐसी बातें नहीं बताते जो कि इतिहास में अदरवाइज उपलब्ध होती हैं। अब जैसे चौधरी देवीलाल के ऊपर 1959 में करप्शन का केस था और इसीलिए जब उन्हें प्रदेश कांग्रेस का प्रधान बनाया गया तो पूरी कांग्रेस में हाहाकार मच गया कि इतने चोर इंसान को क्यों प्रधान बनाया, इसको निकालो यहाँ से। 15 दिन के बाद उनको प्रताप सिंह कैरों ने निकाला और प्रताप सिंह कैरों को काफी बेइज्जत होना पड़ा इस पूरे एपिसोड में। अब इस तरह की जो एपिसोड है ये हम बच्चों को नहीं बताएंगे, क्योंकि बच्चों को हम ये बताना चाहते हैं कि हमारे जो नेतागण थे वो कितने अच्छे थे और मार्गदर्शक हुआ करते थे। अब इसके बाद जो बाकी जो संरचना है इतिहास की, इसके बारे में तो जो यादव साहब कह रहे हैं वो बात बहुत हद तक ठीक है, क्योंकि एनसीईआरटी और एससीईआरटी ये रचना करते हैं और इतिहास जब आप कक्षा 5 से लेके 8 के बच्चों को पढ़ा रहे होते हो, आपके पास कुल मिला के 3 या 4 पन्ने होते हैं जिसमें कि करीब आप 2000 शब्द आपके पास अवेलेबल होते हैं। 2000 शब्दों में आप बच्चों को क्या क्या बताइएगा? तो आप केवल वो बताते हैं जो कि प्रमुख चीजें हैं, वो बताते हैं जो पॉजिटिव अच्छी चीजें हैं और वो बताते हैं जो कि बच्चों को इमीडिएटली डायरेक्टली जरूरी हो। अब यदि जैसे इन्होंने कहा कि यदि आवश्यकता हुई तो जहां मुख्यमंत्री रहे कौन कौन वहां पे नाम आएगा, पर यदि इस पे नाम आप डालना चाहते हैं कि ये बड़े स्वतंत्रता सेनानी थे तो वो तो इतिहास सम्मत बात नहीं होगी ना। मतलब जो पहले ये नाम घुसाए गए थे जिस तरीके से ये घुसाए गए थे, बिल्कुल आपने सही कहा। भारतीय जनता पार्टी ने इनको कांग्रेस ने ये नाम निकाल दिया। ये भी 2004 में। एक मिनट गुरमीत जी, ये वाली जो लाइन है कि पहले नाम घुसाए गए जब वो सत्ता में थे और उनके हाथ में शक्ति थी, और अब जब शक्ति परिवर्तन हुआ तो वो नाम निकाल दिए गए। अगर हम प्रोफेसर लोचन साहब की टिप्पणी से अंदाजा लगाएं तो यही निकलता है। देखिए, ऐसा काश की बातें इतनी सिंपल हुआ करती हैं और इस देश में इस प्रकार से चीज़ें हुआ करती हैं। हम सब जानते हैं कि जो हमारा भी अनुभव है, मुकेश और आपका भी, कि ये कहने के लिए ठीक है कि एनसीईआरटी की समिति है जी, विशेषज्ञों की समिति है, यूनिवर्सिटीज बड़ी ऑटोनॉमस हैं, वो तो अपने लिहाज से फैसला करती हैं, सरकारों का उसमें क्या दखल है, लेकिन असल में ऐसा होता नहीं है। और अगर ऐसा होता तो बार बार जब सरकारें बदलती तो ये विवाद क्यों खड़ा होता? पहले कांग्रेस के समय में भी ये विवाद खड़ा हुआ था एक बार, जब सीबीएसई की किताबें जो थी एनसीईआरटी की वहां पर बदली गई थी। केवल हरियाणा में नहीं, पिछले दिनों राजस्थान में खड़ा हुआ था। तो ये काश की, मैंने जैसे कहा कि जितना जवाहर सर जो है वो और राजीव सर जितने बहुत सिंप्लीफिकेशन तरीके से बता रहे हैं, हम लोगों को तो ये लगता है लेमैन, क्योंकि मैं तो इतिहास का विद्यार्थी हूँ नहीं, कि इतिहास तो एक तथ्यों के जो पूर्व निर्धारित तथ्य हैं उनकी एक श्रृंखला का नाम होता है। ऐसा हम लोगों ने जब छोटे थे तो पढ़ा था। तो उसमें तो इतना छेड़छाड़, जब ये लोग इतना जो परिवर्तन आने लगता है तो उसको लेकर फिर हमारे यहाँ राजनीतिक जो मंशा है वो कहीं ना कहीं सामने आती है। अब जहाँ तक बात है कि सुनने में बहुत अच्छा लगता है कि भाई बच्चों को बहुत ज़्यादा ना लादा जाए, अब ये तो पूरी उन किताबों की स्टडी जो हो कि हाँ वो कोई और चैप्टर है, किसी और विषय में उसको डाला हुआ है, उन लोगों के नाम डाले हुए हैं, तब तो ये बातें हम समझ सकते हैं कि अगर कहीं अनावश्यक रूप से डाला गया तो वो अलग बात है। लेकिन निश्चित ही जब ये फैसले होते हैं, और खास तौर पर पिछले कुछ दिनों से जब ये फैसले हो रहे हैं लगातार 2 साल से, जब से केंद्र में और प्रदेश में सरकार बदली है, और उससे पहले मैं कह रहा कि कांग्रेस ने नहीं किया, कांग्रेस ने भी किया, तो ये बातें इतनी सरल मुझे नहीं प्रतीत होती। और उनके पीछे वो जो मंशा है, असल मुद्दा वो है बच्चों को कितना पढ़ाना है, नहीं पढ़ाना है, शिक्षा प्रणाली में क्या बदलाव होने चाहिए, नेशनल फ्रेमवर्क क्या कहता है, ये सारी बातें अपनी जगह दुरुस्त हैं, उनमें कोई वो नहीं। लेकिन मुद्दा यहाँ मकसद का, मंशा का, नियत का है, और वो नियत पे सवाल जब खड़ा होता है तब ये विवाद इस प्रकार से नहीं तो किसी को आपत्ति नहीं। एक सुझाव के रूप में मेरा मार्गदर्शन करेंगे, मैं ऐसा चाहता हूं। भगत सिंह आतंकवादी है, क्या ये इतिहास में सही लिखा है, गलत लिखा है? एक मिनट मैं अपनी बात पूरी करूं। अगर ये गलत है तो बदलना चाहिए, नहीं चाहिए? बिल्कुल। ऐसे अपनी बात पर ऐसे जाटों के बारे में कहा गया कि वो लुटेरे हैं, क्या वो लुटेरे थे हमारे देश के इतिहास के? अगर ये चीजें गलत है
तो क्या ये बदलाव नहीं होना मैंने चाहिए? आपको बिल्कुल कह रहा हूं, मैं सिर्फ आपको ये कह रहा हूं कि जब भगत हम सिंह यहाँ के पर बारे एक में बात जब कह आप देते कहोगे हैं ना कि जब हम आतंकवादी है, तो मोस्टली जो लोग हैं वो आपकी फेवर करेंगे और कहेंगे नहीं, कि इसको दूसरा हटाया नंबर जाना एक और चाहिए। मतलब वो बताओ। सत्य है, इसको तो नहीं, गलत लिखा गया नहीं, ना। नहीं, हमारा कहना आपने ये है, इसका जवाहर मतलब जी, इतिहास गलत जवाहर लिखा जी, मैं गया। ये कह रहा हूं इतिहास को कोई कि ऐसा हम नहीं ये है कि बातें- आपने हरियाणा सरकार में आके बदला है। नहीं। मुगल जब आए तो उन्होंने अपने हिसाब से इतिहास लिखवाया, जब भगत सिंह राजपूतों आतंकवादी का रहा कैसे हो तो सकता उन्होंने है? कोई भी अपने हिसाब व्यक्ति से हो, किसी की रखवाया। भी सरकार देखिए, हो। एक मैं बस कह रहा हूं, इन्होंने पॉइंटेड पूछा, अगर इन्होंने किसी किताब में ये पढ़ा है, क्योंकि कई बार है ना हम चीजें कह देते हैं, सुनी सुनाई होती हैं। मैंने कम से कम किसी पुस्तक में नहीं पढ़ा जहां पर भगत सिंह के आगे आतंकवादी लिखा है। अभी- अगर आपने लिखा, अगर आपने कहीं पढ़ा है, निश्चित मैं आपका समर्थक करता हूं। हाँ, मैं इसे कोट हटा करके दें। मैं कोट करके बता रहा हूँ। इसी वर्तमान लोकसभा में जिसका भी समापन हुआ, उसमें ये प्रश्न उठाया एक सांसद ने, और स्मृति ईरानी ने कहा इस शब्द को हम निकालेंगे आतंकवादी को। ये और जो दिल्ली यूनिवर्सिटी की बुक्स में है, उसमें पेज नंबर भी कोट किया गया था, हो उसका सकता है, नाम मैं भी तो आपको बताया। कह रहा हूं, मैंने नहीं पढ़ी कहीं, क्योंकि मैं अगर मैंने नहीं, पढ़ी इसका जिक्र आया था, इससे हम सहमति रखते हैं जी। मान साहब, आपके पास हम आ रहे हैं। जो आपका पॉइंट ऑफ व्यू था इसमें, जो हुड्डा साहब का नाम निकाला गया, एक आपत्ति आपको ये थी, और दूसरा सर छोटू राम का नाम इससे हटा दिया गया। तो इन को लेकर आप आगे, अब जो आपके नेतागण हैं वो कह रहे हैं हम सड़कों पे उतरेंगे, क्या रणनीति रहेगी? केवल हमारा विरोध इसलिए नहीं है, मैंने पहले स्पष्ट किया कि जो लोग हरियाणा की अस्मिता से, प्रादेशिक अस्मिता से जिनका नाम जुड़ा हुआ है, जिनने योगदान किया है, मैंने उन सब का नाम लिया। मैं सब के लिए कह रहा हूँ, मैं किसी एक दो कोई चूजी वो नहीं हूँ कि भाई हम केवल हमारे से जो जुड़े हुए हैं उन्हीं का नाम लूँ। देखिए, एक बात तो सिद्ध हो, गुरमीत जी ने बहुत लगभग सारी स्थिति साफ की है कि ये कह रहे हैं एक तरफ कि कांग्रेस के टाइम में ऐसा हुआ, और अपने हिसाब से फिर भी ये चीज़ें आ गई जो आज इनको पसंद नहीं है। फिर आज ये, इसका मतलब ये है, आज इन्होंने अपने पसंद की बात कर ली, तो इसका मतलब जो मौजूदा सरकार होती है उसका मेजर रोल रहता है ऐसे निर्णय लेने में, जो इन्होंने आज कर लिया। अब रही बात भगत सिंह जी, देखिए मैं पढ़ा भी हूँ, और मैंने कम से कम हरियाणा के किसी सिलेबस की किसी किताब में ये जो कह रहे हैं भगत सिंह आतंकवादी था, हमने नहीं पढ़ा। मैं टीचर भी रहा हूँ, हमने किसी कोई पुस्तक ऐसी नहीं देखी जिसमें ये जिक्र आया हो। ये किसी दिल्ली यूनिवर्सिटी के कंटेक्स्ट में है, उसके बारे में कुछ कह नहीं सकता हूँ। लेकिन बात चूँकि हरियाणा के संदर्भ में हो रही है, तो सिंपल सी बात यह है कि इनको इन बातों से तकलीफ नहीं होनी चाहिए थी, और केवल ये चाहते हैं। देखिए, मैं एक आपके पास समय हो, एक ही तरह के विचार जो है भावी पीढ़ी के ऊपर थोपना, उसके बुद्धि को, उसके विवेक को कुंठित करना है। मैं यदि आप इजाज़त दें तो मैं एक कोट करूं, जॉर्ज ऑरवेल ने एक पुस्तक लिखी जिसका शीर्षक है द एनिमल फार्म। एक पात्र उसमें बार बार ये कह रहा है कि जो उसके बॉस कह रहे हैं वही सही है, कि नेपोलियन इज ऑलवेज राइट, यानी जो वो कह रहे हैं वही चीज़ सही है, और बाकी जो कुछ कह रहे हैं उसमें कुछ भी सही नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की कोशिश, चाहे वो प्रदेश हो चाहे वो देश हो, ये कोशिश है कि हम जो कह रहे हैं, जो आरएसएस की विचारधारा है, केवल वही सही है। जो इतिहास को जो जिस आईने से वो देखते हैं, जिस नज़रिए से वो देखते हैं, केवल वही सही है। तो इस तरह की सोच है, वो जो भावी पीढ़ी है, वो देश को लगा लो चाहे समाज को लगा लो, क्योंकि आज इतना कंपटीशन का खुला युग है, आप उसको एक दायरे में बंद करोगे तो आप अपना विकास रोकोगे। धुल साहब काफी सोच विचार में पड़े हुए हैं। धुल साहब क्या सोच रहे हैं आप, साझा कीजिए ना। मैं तो सुन रहा था, मैं अपने मित्रों की बातें। एक बात है, चारों तरफ से डिस्कशन से ये सामने आती है, आप ये बताएं कि यदि हम देखें, हम हरियाणा के संदर्भ में देखें इस समय इस डिबेट को, तो क्या सर छोटू राम के बिना हरियाणा की कल्पना की जा सकती है, या हरियाणा के किसान की कल्पना की जा सकती है, या हमारे परिदृश्य की कल्पना की जा सकती है? नहीं की जा सकती। यदि बच्चों को उनके नाम का पता लगे तो मुझे समझ में नहीं आता कि किसी को क्या आपत्ति हो सकती है। सिर्फ वो 4 पेज बदल करके ये किस प्रकार की मानसिकता का नाम देना चाहते हैं। एक तरफ तो ये कह रहे हैं कि हम नहीं कर रहे, क्यूरिकुलम में एनसीईआरटी बदल रही है, लेकिन दूसरी तरफ इनके मंत्री किस प्रकार के भड़काऊ बयान दे रहे हैं। गजनी की औलादों ने लिखा है इतिहास, कौन गजनी के औलाद, उनका नाम भी बता दें, क्या कहना क्या चाहते हैं ये?
क्या सर छोटू राम का नाम जो है इतिहास के अंदर सर छोटू राम के नाम आज तक निकाली गलत बात। हरियाणा के अम्बाला के विधायक हैं वो, हरियाणा के संदर्भ में बात चल रही है आज के दिन में। यदि उनसे हरियाणा के मामले में प्रश्न पूछा गया तो वो इस प्रकार की बात करेंगे आपको ठीक कर दें हम, क्योंकि जो विषय से हम इस परिचर्चा को सुनिए वो सर छोटू राम के बारे में बयान नहीं है। नहीं, उनके बारे में नहीं मुझे पता, वो किसके बारे में, वो अकबर के बारे में कहा गया। लेकिन जौहर जी जो इनकी वेदना है इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। जो सर छोटू, हम मानते हैं, चलिए आपने चौधरी देवीलाल का नाम हटा दिया, हुड्डा साहब का नाम हटा दिया, ये जो सर छोटू राम का नाम हटाया गया, इसके पीछे क्या लॉजिक रहा? ऐसे जी यहाँ किसी का नाम हटाया नहीं गया। हाँ। और यहाँ जैसे मान साहब कह रहे थे कि भगवाकरण हो गया, संघीकरण हो गया। हाँ। उसके जगह जो पेज आया है, जितनी जानकारी मुझे उसमें मिली है, हाँ। उसमें हरियाणा के धरोहर में हरियाणा के खान पान को डाला गया है। यहाँ जिस तरह की जितनी बोलियां उसको खान पान में आप इतने महान नेताओं को खान पान में निपटा रहे हो, ये वाली चीज हरियाणा कैसे जाना जाएगा जी? हरियाणा की बोली के कारण जाना जाता है, हरियाणा की पोशाक के कारण जाता है, हरियाणा के कुरुक्षेत्र के कारण जाता है, हरियाणा के पानीपत के कारण जाना जाता है। जो हरियाणा की चीजें हैं उनको इसमें डाला गया है। यहाँ भाजपा का कोई चेहरा तो उसमें नहीं रखा गया, संघ का तो कोई चेहरा नहीं रखा गया। और उसमें यह सिखाया गया बच्चों को पानी की बचत कैसे करें। पानी आज का तत्कालिक प्रश्न क्या है कि पानी की समस्या, पानी को कैसे बचाएं। आज अपने पर्यावरण को ठीक कैसे करें। को 4 पन्ने हटा के उसमें तो आप पानी की बचत बता रहे हैं, लेकिन वैसे जो आपके सरकार के मंत्री लोग और आप लोग सुर्खियों में रहते हैं, वो रहते हैं सूर्य परिणाम को लेकर, गीता ज्ञान को लेकर। मुकेश जी, आप ये भी तो ध्यान रखिए ना कि जो हमारे देश में जब तक कांग्रेस यहाँ थी तो कांग्रेस ने इतना ज्यादा पॉलिटिसाइजेशन किया था हर चीज का कि उसका नतीजा ये निकला कि अब जब सरकार पहली बार बदली है इतने सालों में, तो कांग्रेस वालों को बहुत बुरा लग रहा है। और वो पूरी कोशिश में लगे हुए हैं कि हम किसी तरह से हर चीज को पॉलिटिसाइज कर दें। टेक्स्ट बुक्स बदलना बड़ा रूटीन सा, नॉर्मल सा मामला रहता है। टेक्स्ट बुक्स को का सरलीकरण भी बहुत रूटीन और नॉर्मल सा मामला है। और इन टेक्स्ट बुक्स में जो बदलाव आए हैं, चाहे वो राजस्थान में आए हो, चाहे वो हरियाणा में आए हो, इसमें एक छोटा सा पुट तो जरूर है कि बीजेपी उसको अपने तरफ से डालना चाह रही है। पर दूसरी तरफ ये भी तो देखने वाली बात है ना कि जो बदलाव आए हैं वो ऐसे नहीं है मानो यही प्रोफेसर साहब, यही जो मुद्दा है आज चर्चा का विषय है कि जब एक इतिहासकार को भी हम बुलाते हैं, प्रोफेसर राजीव लोचन को भी बुलाते हैं, तब वो भी मतलब ऐसी ही बातचीत करते हैं जो बीजेपी की विचारधारा से मिलती जुलती हो। यही हाल यूनिवर्सिटीज में हो रहा है और इन्हीं हालात के चलते बार बार भाजपा की सरकार पर आरोप लग रहा है। वो आरोप क्या है उसके बारे में भी हम बात करेंगे। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद आ रहे हैं। नहीं, फिर इस परिचर्चा को यहीं से ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का एक बार फिर स्वागत है। आज बिग बुलेटिन की बिग डिबेट का मौजू है कि हरियाणा सरकार, हरियाणा में जो पाठ्यक्रम में किताबें पढ़ाई जा रही हैं उसको बदलने की फिराक में क्या कई पन्ने उखाड़ भी फेंके, जिसे लेकर कांग्रेस और इनेलो में रोष है। यादव साहब, ये जो पन्ने आपने उखाड़े, इनको रखे रहने दिया होता, 2-4 पन्ने और जोड़ दिए होते जो आप चाह रहे थे, तो उसमें बुरा क्या था? नहीं, मैं आपसे सहमत नहीं, आपकी इस भाषा से सहमत नहीं कि हमने पन्ने उखाड़े हैं। ये जो भी एनसीईआरटी, एससीईआरटी और बाकी लोगों का जो अनुभव था, जिसमें बच्चों के लिए ये चौथी और 5वीं की किताबें हैं, जिसमें बच्चा हमारे लिए प्राथमिकता है, बच्चे को केंद्र बना के इन लोगों ने जो है। बच्चा अगर सर छोटू राम के बारे में कुछ पढ़ लेता तो क्या बुरा हो जाता? मैं इसी का उत्तर दे रहा हूँ। बिल्कुल निश्चित रूप से सर छोटू राम के बारे में पढ़ना चाहिए, बाकी अन्य सब नेताओं के बारे में पढ़ना चाहिए। जब इस विषय पे चर्चा तो पढ़ ले, किसे मना? मैंने कहा ना, जब हरियाणा के से पढ़ ले, अब किताब में पन्ना ही नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है, तो कैसे पढ़ेगा? हरियाणा के जब स्वतंत्रता सेनानियों का जिक्र आएगा तो उसमें सर छोटू राम का आता ही है, ऐसा नहीं है कि नहीं आता। जब हरियाणा के मुख्यमंत्रियों का, पूर्व मुख्यमंत्री को आएगा ना, आप चौधरी भजन लाल को निकाल सकते हैं, ना राघवेंद्र को निकाल सकते हैं, ना चौधरी
बंसीलाल जी को तो निकालते कब हैं, आएगा तो वो देवीलाल जिक्र जी को कब आएगा, वो वाला ये है पाठ्यक्रम इतिहास कब में। आएगा? जैसे जैसे आप क्रम बढ़ते हैं मुख्यमंत्रियों पर चर्चा करते हैं, उसमें वो है, उसमें वो निकले नहीं है। नहीं, हमें तो ऐसा लग रहा मुख्यमंत्रियों के नाम इसलिए निकाल दिए कि आपके तो एक ही मुख्यमंत्री बने थे और बाकी दूसरी पार्टियों के थे, तो मैं चलो। कह रहा हूं, ये सोचिए, भाजपा के पास तो ये सोच नहीं है क्या मेरा है क्या पराया, वो तो हरियाणा के 2.5 करोड़ लोगों का उनके अपने हैं। यहाँ का जब वो महापुरुष है, चाहे वो कांग्रेस से भी क्यों ना हो, अगर वो कांग्रेसी भी है परंतु देश में योगदान दिया तो उस देश का है, हम ये मानते हैं। ऐसे कौन कौन से कांग्रेसी हैं आपके मुखमंडल से हम सुनना चाहेंगे जो महान थे? अरे मैं कह रहा हूं अधिकांश होंगे। बताइए तो। सरदार पटेल थे, चंद्रशेखर भगत सिंह रहे हैं, और बहुत लोग रहे हैं, आपके सुभाष चंद्र बोस रहे, भगत सिंह तो कभी कांग्रेस में नहीं रहे, पर सुभाष चंद्र बोस रहे हैं। भगत सिंह, नेहरू गांधी परिवार में था कोई महान? नेहरू गांधी परिवार के पीछे भी आप वो कूची और वो कहते हैं ना चूना लेके पड़े हैं, जहां जहां उनके नाम है मिटा डालेंगे। ऐसा नहीं, मुखर्जी भी तो रहे, इसलिए आज बताया भी गया, श्यामा प्रसाद मुखर्जी भी रहे, बिल्कुल रहे हैं, तो उसके मंत्री भी रहे हैं, पहले मंत्री रहे हैं। उसमें विषय ये नहीं है, आप ये देखिए, हम हल्के का हमारा विषय बिल्कुल नहीं है। जहां ये एक तो ये इंडिपेंडेंट इकाई इस पे करती है, परंतु जहां तक हमारी सरकार का बात है, हमारा कोई इसमें डायरेक्ट हस्तक्षेप नहीं है, परंतु ये जो लोग मिलकर बना रहे हैं, जैसा अभी प्रोफेसर साहब बता रहे थे हमारे इतिहासकार, 2010 में भी परिवर्तन हुआ, 2004 में भी परिवर्तन, 2016 में भी परिवर्तन हुआ। तो ये चीजें तो राजनीति, अब मुझे मालूम है 2 बैलों की कथा मैंने पढ़ी थी, आज वो पढ़ती है नहीं पढ़ती पता नहीं, हीरे मोती की, मुझे आज भी याद है, मैंने 4वीं 5वीं में वो कभी पढ़ी होगी, शायद अब वो नहीं है। ऐसे सुमित्रा नंदन पंत का एक अच्छी कविता थी, वो मैंने पढ़ी, या एक पुष्प की अभिलाषा जो मुझे याद है, आज वो नहीं है, तो बदल गया। वो तो इतिहास के लिए है कि अपनी पुष्प अपनी इच्छा बताता है कि मुझे देवी के चरणों में ना चढ़ा के जो देश के लिए मर मिटे उनके ऊपर जाए। चलिए, आपके जैसा सवाल डिबेट को बैलेंस करने के लिए अब हम मान साहब से पूछते हैं। मान साहब, भारतीय जनता पार्टी का कोई महान नेता आपको कोई अच्छा लगता हो? जब से लेके सत्ता में आए हैं पार्टी में, पहले 2 थे और अब पूरी मेजोरिटी में, कोई नेता पसंद, कोई किसी की नीति पसंद आई हो, कोई एक आध नाम? देखिए, सबसे पहले तो इतिहास का मकसद क्या है बच्चों को पढ़ाने का? सवाल मैं उसी पाऊंगा ना, कि वो जहाँ हैं वहाँ उन जिन लोगों का महत्व है। देखिए, हरियाणा के कॉन्टेक्स्ट में ये हो रहा है, तो निश्चित रूप से बच्चे ये जानने का हक है बच्चों को कि किस दौर से गुजर करके आज हरियाणा इस मुकाम पे है। उसमें जो आपने नाम लिए, उसमें रोल आज़ादी से पहले चाहे चौधरी सर छोटू राम जी का भी है, फिर हरियाणा में बहुत सारे मुख्यमंत्री आए जिनके नाम इनको आज पसंद नहीं आए, निकाल रहे हैं। तो इस पर देखिए, एक बात ये आई बड़ी प्रमुखता से, वो उसके बाद मैं उस बात पाऊंगा जो आप कह रहे हो कि कांग्रेस ने सारे मसले को पॉलिटिसाइज किया, और प्रोफेसर साहब ने भी ये जिक्र किया। देखिए, कांग्रेस ने न तो राजनीति को पॉलिटिसाइज किया जिस एंगल से कर रहे हैं, न कभी जो है सिलेबस को इस तरह से पॉलिटिसाइज किया। चीन और भारत एक ही समय में आज़ाद हुए। चीन में एक रूलिंग पार्टी रही तब से लेकर के आज तक, और क्योंकि प्रमुख पार्टी थी, प्रमुख भूमिका थी, फिर हम उसी पाऊंगा सर, उसी तो फिर मेरे को बीच में, क्योंकि अभी जब कांग्रेस का शासन काल रहा ना जी, तो उसमें भी क्या रहा कि आप इंदिरा गांधी एयरपोर्ट हवाई अड्डे से चढ़ो, राजीव गांधी पे उतर जाओ, राजीव गांधी से चढ़ो और फिर से किसी नेहरू हवाई अड्डे पे उतर जाओ। तो ये वाला काम आपने भी जम के किया है। देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी को घेर हम ईमानदारी से इसलिए रहे हैं क्योंकि सत्तारूढ़ पार्टी है, और मीडिया के तौर पर एंटी एस्टेब्लिशमेंट अगर चलेंगे तो ही जनता की बात पहुंचेगी। जी कहिए आप। नहीं, देखिए, प्रधानमंत्री रहे, आप यही पूछना चाह रहे हो, अटल बिहारी जी रहे एक, मतलब, और कई गंभीर जो है, अब सारे तो आप पढ़ोगे तो वो नाम पढ़ दोगे तो मैं थोड़ी ना भरूंगा। ये मेरे को जब मेरी पसंद पूछ रहे हैं तो बता रहा हूँ। चलिए, आप अपनी पसंद के 2 नेताओं के नाम बता दो। सर, मैं ये कह रहा हूँ राजपूत साहब कि यदि कांग्रेस पॉलिटिसाइज करती तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे, उनको जो अहमियत दी, अटल बिहारी वाजपेयी को जो इज्जत कांग्रेस करती थी तो वो नहीं करती। और आज जो ये यहाँ पे प्रवक्ता बने हुए हैं, कांग्रेस पार्टी की पॉलिटिसाइज करने की होती तो एक पार्टी की रूलिंग होती, बहुदलीय शासन प्रणाली लागू किया, जिससे देश को एक बहुआयामी जो सोच है और काम करने की, क्योंकि भारत जो है विविधता का देश है और उसमें अनेकता होते हुए भी आज एकता है,
तो उसके पीछे कांग्रेस का एक बहुत बड़ा रोल है, उसकी सोच का बहुत बड़ा रोल है। और आज दूसरी पार्टियां, क्षेत्रीय पार्टियां भी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को सत्ता में आने का और अपनी बात रखने का मौका है, और आज प्रवक्ताओं को भी अपनी बात कहने का मौका है। जी। तो कांग्रेस इस तरह से पॉलिटिसाइज नहीं की कि और सबके विचार जो हैं, जो हमारे से भिन्न हैं, उनको हम सबको दबा दें और केवल कांग्रेस पार्टी या एक पार्टी ही का विचार है वही सर्वमान्य हो। ऐसी सोच कांग्रेस पार्टी की शुरू से लेकर के आज तक कभी नहीं है। जी, आपके पास आता हूँ यादव। कांग्रेस के लोकतंत्र को 2 सेकंड में बताऊंगा। कांग्रेस के लोकतंत्र ने ही क्या नेताजी सुभाष चंद्र बोस को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाना था या पंडित जवाहरलाल नेहरू को बनाना था? बहुमत किसके साथ था? इसलिए कांग्रेस अगर ये बलराज मधोक को इन्होंने क्यों निकाला? नहीं, यदि यही बात है बलराज मधोक को क्यों निकाला? नहीं, आप बहुमत किसके साथ था? नंबर 1। दूसरा, जब सोनिया गांधी जी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनी, सोनिया गांधी राष्ट्रीय अध्यक्ष कहाँ ले जा रहे हो? मुकेश जी कहाँ ले जा रहे हो? बस आप लोकतंत्र की बात कांग्रेस कर रही है। चलिए, ज्यादा ऊंचा बोलने से कोई बात। आज जो बात हो रही है वो हो रही है नामकरण की बात हो रही है। एक बात, आप दोनों को पर्याप्त समय हमने दिया है। यादव साहब, मान साहब, आप दोनों को आपका पर्याप्त समय मिल चुका है। गुरमीत जी आपके पास आ रहे हैं। आप दोनों को पर्याप्त समय मिल चुका है। मान साहब और यादव साहब 2 मिनट सुन लीजिए, अब औरों को भी मौका दीजिए। गुरमीत जी, ये जो नाम वाली जो राजनीति है, ये जाहिर है कि नई नहीं है। जब कांग्रेस की सत्ता थी, कांग्रेस ने भी जम के इसको भुनाया। हर एक जगह आपको गांधी परिवार से जुड़े नाम ही मिलेंगे, और अब इन नामों से भारतीय जनता पार्टी किनारा करना चाहती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के पास कोई बड़े उस तरीके से पार्टी नेता के तौर पे नाम नहीं है। तो जो पुराने हमारे योद्धा हैं, महाराणा प्रताप हो गए, इन नामों को लेकर कहीं ना कहीं थोड़ा सा नमक रगड़ने का काम कर रही है। इसमें मुकेश कोई बुराई नहीं है। और यहाँ जिस तरह से बात हो रही है ना, वही हो रही है कि जैसे बस यही 4 पेज हैं जो पढ़ाए जाए। कई किताबें होती हैं, इवन 4वीं 5वीं में भी आप जानते हो, हमारे तो बच्चे बेचारे बस्ता इतना भारी होता है उनका, उठाया नहीं जाता उनसे, तो एक ही किताब तो होती नहीं है। इस तरह से बताना कि जी उसमें हमने पानी पढ़ा, जैसे उसी की जगह पानी पढ़ा, ये मैंने जैसे बताया कि ये सिंप्लीफिकेशन है, चीजों का बहुत सरलीकरण कर रहे हैं। सुनने में अच्छा लग सकता है, लेकिन सच्चाई इससे विपरीत है। सच्चाई इस बात को जानती है, या सच्चाई इस बात से सभी परिचित हैं। और मैं बिल्कुल क्लैरिटी से कह रहा हूं कि कांग्रेस भी उतनी दोषी, बल्कि वो सत्ता में ज्यादा रहे, कि जो मूल प्रश्न हैं शिक्षा से जुड़े उन पर ध्यान। और भारतीय जनता पार्टी, बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि पिछले 2 सालों में मूल प्रश्नों को एड्रेस करने की बजाय इस प्रकार की चीजों को एड्रेस ज्यादा कर रही है कि योग पढ़ा दो या गीता कंपलसरी कर दो, अब ये चैप्टर हटा दिए। देखिए, ज्ञान तो आप जितना दे दीजिए उतना कम है, उसमें कोई ये नहीं है कि आप जो है वो किसी को महाराणा प्रताप के बारे में आप नहीं बता सकते। अब दूसरी बात, जो लॉजिक दिए जा रहे हैं कि जी वो 4 चाबियां रख दो। देखिए, अगर किसी के बच्चे के लिए सबसे आसान तो यही होता है कि उसको उस प्रदेश के, मुझे तो लगता है वेशभूषा से ज्यादा उसको ये समझ में आएगा कि छोटू राम जी थे, वो फलानी जगह रहते थे। मतलब जो कहानियों की भी अगर मैं बात करूं, चरित्रों पर आधारित जो कहानियां होती हैं, उनको अगर आप उस तरह से रोचक बना सकते हैं, तो मैं जैसे बता रहा हूं कि तर्कों को उस रूप में अगर आप सरलीकरण करेंगे फिर तो बहुत अच्छा लगेगा। वो भी किया जा रहा है। वो भी आज स्मृति ईरानी जी को मैं एक टीवी चैनल पे सुन रहा था कि कार्टून्स के माध्यम से इतिहास पढ़ाने की कोशिश की जा रही है। वो जो कदम उठा रहे हैं उसका हम स्वागत करते हैं। लोचन शिक्षा को मुक्त रखा, प्रोफेसर साहब के पास चलते हैं। प्रोफेसर साहब, जैसे अभी क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार सत्ता में केंद्र में भी है, यहाँ पे भी है, और आपको भी घाय वगाए अलग अलग राज्यों में जो पाठ्यक्रम के लिए बुलाया जाता है एक्सपर्ट के तौर पर, तो आज की तारीख में क्या ऐसा माहौल है देश में कि उस पाठ्यक्रम में आप इंदिरा गांधी से संबंधित या जो उनकी आखिरी स्पीच को कांग्रेस बहुत जिसको प्रचारित किया था कि जब मेरे शरीर में एक लहू का कतरा है, मैं देश की सेवा करती रहूंगी, इस तरीके की चीज़ों को पाठ्यक्रम में आज की तारीख में आप डालने के लिए सजेस्ट कर सकते हैं, और सजेस्ट करते हैं तो क्या वो मान्य होंगी? एक तो मैं ये क्लैरिटी कर दूं कि जिन राज्यों में मैं जाता था एडवाइस देने के लिए और उनकी किताबें बनाने के लिए, सारे कांग्रेसी राज्य थे। तो ये कहना कि भाजपा के लिए बोल रहा हूँ, ये तो खैर बिल्कुल बेहूदी बात है। थोड़ा बहुत चलिए चलता है, ठीक है। पर इससे दूसरी चीज जो प्रमुख बात है वो ये जो गुरमीत ने भी कही कि जब हम बच्चों को पढ़ा रहे होते हैं तो हमें कहीं ना कहीं एक बैलेंस स्थापित करने की जरूरत होती है। अब ये बैलेंस हम कैसे स्थापित करेंगे, इसमें हमारा विजडम इन्वॉल्व होता है, इसमें ये इन्वॉल्व होता है कि हम
कितनी होशियारी से काम कर सकते हैं, कितनी अकल के साथ काम कर सकते हैं। और यदि हम पाठ्यक्रमों का राजनीतिकरण करते हैं तो मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल दूं। अमेरिका का ये एक छोटा सा शहर है जहां की लोगों ने ये तय किया कि हमारे बच्चों को फिजिक्स वगैरह पढ़ने में बड़ी मुश्किल होती है, क्योंकि जो पाई की वैल्यू है, पाई की वैल्यू है 3.141 चलती चली जाती है। तो उन्होंने कहा कि वोट डाल के कहा कि आज से हमारे इलाके में, हमारे स्कूलों में पाई की वैल्यू कल 3 मानी जाएगी। अच्छा। अब आप जिन बच्चों को पाई की वैल्यू 3 पढ़ा रहे हैं, उन बच्चों की जो दुर्गति होने वाली है, वो बच्चे ही जब बड़े होंगे तब उनको पता चलेगा। बेहतर ये हो कि हम इस किस्म की पॉलिटिसाइजेशन ना करें। फिलहाल मुझे नहीं नजर आता कि भाजपा ने कहीं भी इस तरह का कोई पॉलिटिसाइजेशन किया है। जिस दिन होता हुआ ऐसा नजर आएगा तो साफ साफ बोलेंगे कि देखो भाई पॉलिटिसाइज कर रहे हो, इसको खत्म करो। हाँ, ये बात जरूर है कि यदि हम अपने राजनेताओं के बारे में जानना चाहते हैं तो कोई जरूरी नहीं कि हम स्कूल में बच्चों को कंपलसरी लेक्चर दें, क्योंकि जब हम स्कूल में पढ़ा करते थे हमें तो कभी किसी ने नहीं बताया कि कौन सा राजनेता कितना ग्रेट था। हाँ, ये जरूर है कि डिबेट्स में हमने वो चर्चाएं की, कहानी नाटकों में हमने उसकी चर्चाएं की। तो ग्रेटनेस तो हम कभी भी कहीं भी अलग से सीख सकते हैं। जो मेन चीज होती है वो ये कि विषय के बारे में क्या हम ठीक से बताना चाह सकते हैं, क्या हम अपने देश के बारे में ठीक ठाक जानकारी बच्चों को दे सकते हैं। देश के बारे में बच्चों को ठीक ठाक जानकारी देना हमारे लिए बहुत जरूरी है। और काफी समय बीत चुका है जिसमें कि हमारे इतिहासकारों ने केवल एक छोटे से परिवार के ऊपर फोकस करके ये बताने की कोशिश की कि इतिहास केवल यहां तक सीमित है। वैसे छोटा सा तीखा सा सवाल इतिहासकार के तौर पे, क्योंकि जो हमारे राजनीतिक भाई आते हैं उनके साथ हम काफी कड़वा बोलते हैं, और आपसे भी एक सवाल कि जब आप इतिहासकार के तौर पर आपको बुलाया जाता है किसी भी राज्य में, तो क्या जो पॉलिटिकल पार्टी जिसकी वहां पे सत्ता है उसको खुश कर देंगे? थोड़ी बहुत तो कोशिश करते होंगे। आज तक हमें कभी भी ये नहीं हुआ कि किसी भी पार्टी ने, चाहे कांग्रेस रही हो, चाहे भाजपा रही हो, चाहे अकाली रही हो, किसी ने भी आगे बढ़ के ये कहा हो कि जी आप कुछ करो, आप हमारे तरह का इतिहास लिखो। देखिए, इतिहास में इन दी एंड वो 2 पैराग्राफ्स होते हैं। उन 2 पैराग्राफ्स को यदि आप सहेज के लिखो, ठीक से लिखो। जैसे राजस्थान की जो किताबें थी, राजस्थान की किताबों में हमने कहा था जब हमारे प्रोजेक्ट चल रहा था कि देखिए, किताबें आप ताउम्र नहीं बना सकते, 30 साल तक ये किताबें नहीं चला सकते। आपको इन किताबों में बदलाव लाने पड़ेंगे। फील्ड से जो आपको फीडबैक आ रहा है उसके हिसाब से लाना होगा। अब यदि राजस्थान के लोग महाराणा प्रताप के बारे में ज्यादा जानकारी चाहते हैं और एनसीईआरटी की किताब में महाराणा प्रताप की जानकारी नहीं है, तो यह बहुत जरूरी हो जाता है कि महाराणा प्रताप के ऊपर लगभग एक पूरा चैप्टर रखें। हमने पूरा चैप्टर नहीं रखा, पर एक बड़े चैप्टर का काफी बड़ा हिस्सा महाराणा प्रताप ने क्या किया, किस तरह से किया, यह बताया। पर साथ ही साथ हमने यह भी बताया कि अकबर ने क्या किया। अकबर की अलग क्वालिटीज थी, प्रताप की अलग क्वालिटीज थी। इसमें यह कहना कि जो अकबर की ग्रेटनेस की बात कर रहा है वो गजनी की संतान हो गया, या जो प्रताप की ग्रेटनेस की बात कर रहा है वो किसी और की संतान हो गया। बहुत बढ़िया बात की है कि अकबर की अपनी क्वालिटीज हैं, महाराणा प्रताप की अपनी क्वालिटीज हैं, लेकिन अकबर को महान ना दिखाकर महाराणा प्रताप को अगर हम महान दिखाने की बात करें तो कहीं ना कहीं किसी पक्ष को बुरा लग सकता है। और जो शायद तक पे धुल साहब के पास एक बार जाने, फिर आपके पास यादव साहब आते हैं। धुल साहब, आज आप सोच विचार में ही हैं, मतलब बीच में कम ही इंटरप्ट आप कर रहे हैं। तो मैं कभी करता ही नहीं। कुछ मतलब ये इतिहास के जो पन्ने बदले गए इससे गम ज्यादा है या कुछ ज्यादा ही ध्यान में चले गए? मैं आपको बताना चाहूंगा, प्रोफेसर साहब ने अभी एक बात कही, राजीव जी ने, कि राजस्थान में यदि महाराणा प्रताप के बारे में वहाँ के लोग पढ़ना चाहते हैं तो हमने चैप्टर बनाने के लिए कहा या नहीं कहा। तो मुझे ये बता दें कि यदि हरियाणा के लोग चौधरी छोटू राम के बारे में पढ़ना चाहते हैं तो वो उसका समर्थन क्यों कर रहे हैं उन्हें हटाने का? इस प्रकार की बात हमें यहाँ पर सुनने को क्यों मिल रही है कि हरियाणा के निर्माता, हरियाणा के गौरव, उनके बारे में हरियाणा के लोग नहीं पढ़ना चाहते? हम कह रहे हैं हम पढ़ना चाहते हैं, हमारे बच्चे पढ़ना चाहते हैं, ये नहीं पढ़ेंगे, इन्हीं को नहीं पढ़ेंगे तो किसको पढ़ेंगे? मुझे समझ में नहीं आता। चलिए एक ये जो परिचर्चा है, क्योंकि राजस्थान के अंदर महाराणा प्रताप के बारे में सरकार के करीबी मुख्यमंत्री जी के करीबी माने जाते हैं जवाहर यादव जी। एक जो हमने बाकी लोगों से भी बात की है ऑफ द रिकॉर्ड, फोन पे, अपने ऑफिस में बैठ के, वैसे बाकी चीजों पे इतना ज्यादा एतराज नहीं हो रहा है, लेकिन जो सर छोटू राम का विषय हटाया गया है उसको लेकर बहुत सारे लोगों के दिल को ठेस पहुंची है। तो किसी तरीके से आप सिफारिश ईटीवी के माध्यम से या अपने बातचीत के माध्यम से पहुंचा सकते हैं कि कम से कम सर छोटू राम को तो वापस लाया जाना चाहिए पाठ्यक्रम में? ऐसा ये तथ्य गलत है। ना सर छोटू राम को निकाला गया, ना किसी नेता को निकाला गया। हमारा कहना यह कि जो 4वीं 5वीं का बच्चा है उसकी आयु के अनुसार उसको उस समय क्या चाहिए वो देने की बात है।
उसके बाद जैसे ऐसा नहीं है कि 7वीं 8वीं का बच्चा सर छोटू राम को नहीं पढ़ेगा, या 9वीं 10वीं का बच्चा सर छोटू राम को नहीं पढ़ेगा या बाकी नेताओं को नहीं पढ़ेगा। निश्चित रूप से पढ़ेगा, पढ़ना भी चाहिए, इससे किसी को कोई आपत्ति नहीं है। परंतु 4वीं 5वीं का बच्चा अगर 8 साल का बच्चा है, 9 साल का बच्चा है, उस समय उसके पर्यावरण के अनुसार उसको केंद्रित मानते हुए जो शिक्षा में बदलाव है, ये बच्चे को केंद्रित किया गया है, उसको केंद्रित रखते हुए जो जो बदलाव करने चाहिए वो बदलाव इन्होंने किए हैं। और फिर मैं एक और कहता हूं, अभी आप अकबर और महाराणा प्रताप की बात कर रहे थे, मैं कहता हूं आप भूल जाइए दोनों का धर्म क्या, आप दोनों को मुसलमान मान लीजिए, दोनों को हिंदू मान लीजिए। एक व्यक्ति वो है जो देश आजादी की लड़ाई लड़ रहा है, एक व्यक्ति वो है जो आक्रांता है। अगर अकबर हिंदू भी है परंतु वो अगर देश पे आक्रमण कर रहा है, इस देश को कब्जा कर रहा है, तो वो बुरा है। यहाँ के जो आजादी के मतवाले हैं उनके मुकाबले अगर तुलना करेंगे तो जो आजादी का मतवाला है चाहे वो मुसलमान ही क्यों ना हो। इसलिए मैं कहता हूं पानीपत के तीसरी लड़ाई में अगर इब्राहिम खान गारदी अगर मराठों का सेनापति होता है, या अकबर का जो सेनापति था, जितनी जानकारी मुझे है मान सिंह, और महाराणा का प्रताप का सेनापति था हाकिम खां सूरी, तो मैं मान सिंह से बड़ा हाकिम खां सूरी को मानता हूं। उसका धर्म मुस्लिम है परंतु वो देश के लिए लड़ रहा है। चलिए इसी नोट पे जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने हमें समझाने की कोशिश की है वो ये है कि ये जो पाठ्यक्रम में बदलाव हुआ है, ये जैसे 4वीं 5वीं की जो कक्षा है उन बच्चों के हिसाब से, कि उनकी एज के हिसाब से जो पाठ्यक्रम में ज़रूरत थी उसके मुताबिक पाठ्यक्रम को डिज़ाइन किया गया है। और ये जो पन्ने 4वीं 5वीं की किताब से हटाए गए हैं, ऐसा नहीं है कि इनको बिल्कुल हटा दिया गया है। जो आने वाली क्लासेस हैं, बड़ी क्लासेस हैं, जब सर छोटू राम कौन थे या चौधरी देवीलाल कौन थे, जब बच्चे में उतनी समझ पैदा होगी तो उन क्लासेस में इसको पाठ्यक्रम में शामिल किया जा सकता है। बहरहाल इन्हीं शब्दों के साथ हम सभी जो हमारे मेहमान हमारे साथ जुड़े, आप सबका हम शुक्रिया अदा करते हैं, और सभी दर्शकों का जिन्होंने हमारे इस बिग बुलेटिन के बिग डिबेट को देखा। और दर्शकों से गुजारिश है कि बिग बुलेटिन को तो हम यहीं पर विराम दे रहे हैं, लेकिन आप कहीं मत जाइए, क्योंकि ईटीवी हरियाणा हिमाचल प्रदेश पर खबरों का सिलसिला हमेशा की तरह बदस्तूर जारी है। बने रहिए हमारे साथ।